चलिए, लास्ट क्लास में कहां तक हमारी बातें हुई थी एक बार बता दीजिए मुझे। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन केवल मैंने बताई थी, उसमें कुछ भी नहीं समझाया था, ठीक है, क्योंकि अभी उन पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। आइए, रिएक्शन मैकेनिज्म में एक बात और बताई होगी इंटरमीडिएट्स के बारे में। आपका केटायन रीअरेंजमेंट शो करता है, एनायन और रेडिकल रीअरेंजमेंट आपके लेवल पर शो नहीं करते, मतलब आपको उनको कभी भी रीअरेंज नहीं करवाना है। कीटायन को करवाना है, कैसे करवाना है, कब करेगा, वो सारी बातें हम टाइम आने पर करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, अब हमारा एंट्री होगा चैप्टर के अंदर। एनसीईआरटी में जो अगला चैप्टर मतलब रिएक्शन वाला चैप्टर हमारे सामने है, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। कौन सा चैप्टर गिवन है? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को एनसीईआरटी ने कितने टुकड़ों में तोड़ा है, पहले अपन ये बता देते हैं। क्लियर। सबसे पहले वो डिस्कस करेगा एल्केन्स। कौन सा चैप्टर डिस्कस करेगा? एल्केन्स। उसके बाद अगर अपन बात करें तो चैप्टर जो डिस्कस करेगा दैट विल बी एल्कीन्स। तीसरा चैप्टर जो डिस्कस करेगा दैट विल बी एल्काइंस। तो कहने को ये एक चैप्टर है पर इसमें कितने चैप्टर हैं? 4। उसके बाद आखिरी में डिस्कस करेगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसको मैं बोल देता हूं बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आप इसे कह सकते हैं, जहां पर इनकी केमिकल रिएक्शन वो डिस्कस करेगा। एरोमेटिक की जो है वो रिएक्शन वहां पर डिस्कस करता हुआ नजर आएगा। टोटली ये 4 चैप्टर है। अच्छा खासा वेटेज रखते हैं इस बार। इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन था। क्लियर। इनसे शायद क्वेश्चन नहीं दिया था, वो बदल के आता रहता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? एल्केन्स के बारे में। तो पहला चैप्टर हमारे सामने रहेगा चैप्टर एल्केन्स। चैप्टर एल्केन्स। एल्केन्स। और एल्केन्स में हम चलें उससे पहले इसमें इन्वॉल्व होने वाले इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल के बारे में हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा। हाउ फ्री रेडिकल्स रिएक्ट। हाउ फ्री रेडिकल्स रिएक्ट। चैप्टर से रिएक्शन शुरू करें उससे पहले हमें फ्री रेडिकल के बारे में जानना पड़ेगा। देखिए, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे और एनसीईआरटी आप जानते हो बीच में चीजों को कनेक्ट नहीं करता है, डायरेक्ट बातें लिखता हुआ चलता है। तो उसको कनेक्ट करने के लिए बीच बीच में जो गैप फिलिंग टॉपिक है वो मुझे आपको पढ़ाने पड़ेंगे। जैसे यहां पर हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? रेडिकल। अगर आपने रेडिकल के बारे में जान लिया है तो फिर चैप्टर एल्केन में आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं कि रेडिकल कैसे रिएक्ट करते हैं, रेडिकल के सामने रेडिकल आ जाए कैसे रिएक्ट करेगा, रेडिकल के सामने कोई मॉलिक्यूल आ जाए तो कैसे रिएक्ट करेगा, रेडिकल के सामने कोई डबल बॉन्ड आ जाए तो कैसे रिएक्ट करेगा। फिक्स होते हैं पैटर्न। अगर हमने इनको जान लिया तो फिर रिएक्शंस को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। और हम इनको नहीं जानेंगे दोस्त, तो हमें हर एक रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, जो कितना आसान नहीं। आप एल्केन पढ़ोगे एल्केन की याद हो जाएगी, आप एल्कीन पढ़ोगे एल्काइन की याद हो जाए, मतलब एल्कीन की याद हो जाएगी, एल्काइन में एल्काइन की। बाद में जैसे क्वेश्चन लगाओगे तो पीछे वाले चैप्टर की साफ हो जाएगी। तो समझ के जब आप करोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाउ रेडिकल्स रिएक्ट, किस प्रकार से आपके जो फ्री रेडिकल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं। इसमें पहला पॉइंट हमारे सामने आता है रेडिकल रिएक्टिंग विद ए रेडिकल। रेडिकल रिएक्टिंग विद ए रेडिकल। विद ए रेडिकल यानी का रेडिकल का सामना कभी भी अगर रेडिकल के ही साथ हो जाए, आमने सामने दोनों क्या आ जाए? रेडिकल, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं? रेडिकल के सामने जब रेडिकल आता है तो दो प्रकार की रिएक्शन करेगा, या तो डाइमराइजेशन, या जिसे कई बार आप कपलिंग रिएक्शन का नाम भी देते हैं, या फिर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन करेगा। क्या होता है डाइमराइजेशन रिएक्शन या कपलिंग रिएक्शन? क्या होता है आपका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन? उन्हीं को हम जानते हैं। थोड़ी देर के लिए पेन सभी के डाउन होने चाहिए।
मान लीजिए एक्स रेडिकल आपके सामने आ गया। रेडिकल तो आप जानते हो ना, ऐसी स्पीसीज जिसके पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक्स का मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है, हेलोजन। एक्स रेडिकल का सामना एक्स रेडिकल के साथ हो जाए, एक्स रेडिकल का सामना किसके साथ हो जाए, एक्स रेडिकल। दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव स्पीसीज। आप जानते हैं बॉन्ड बनाने के लिए दोनों एटम्स के पास क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा। तो आप देखो इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब रेडिकल के सामने रेडिकल आता है तो पहला काम करते हैं वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं। यहां से एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो इनके पास थे, और ये आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। बहुत ही फास्ट रिएक्ट करते हैं। क्या बोला मैंने, बहुत ही फास्ट रिएक्ट करते हैं। तो जब भी रेडिकल के सामने रेडिकल आएगा तो वो आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसे ही आप डाइमराइजेशन, डाई का मतलब दो, मर का मतलब यूनिट, दोनों यूनिट मिलकर क्या हो गई है, एक। इसे आप डाइमराइजेशन या कपलिंग रिएक्शन का नाम देते हैं। क्या बोला मैंने, डाइमराइजेशन या फिर कपलिंग रिएक्शन का नाम देते हैं। आइए एक दो एग्जांपल और लेते हैं, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे आपके सामने रिएक्शन में कभी Cl रेडिकल के सामने आपको कौन दिखाई दे दिया, Cl रेडिकल, तो आपको मालूम होना चाहिए कि रेडिकल के सामने रेडिकल आता है तो क्या करता है, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताइए, रेडिकल के सामने रेडिकल आएगा तो क्या करेंगे, वापस में बॉन्ड फॉर्मेशन। बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज होती है, तुरंत बॉन्ड बना लेता है। तो यहां पर बताइए क्लोरीन और क्लोरीन में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो दो यूनिट मिलकर क्या हो गई, एक। इसे डाइमराइजेशन या कपलिंग रिएक्शन नाम दिया जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए रिएक्शन में कभी CH3 रेडिकल के सामने कौन आ जाए, CH3 रेडिकल। बताइए अब आप क्या करेंगे, ये दोनों रेडिकल आमने सामने आ गए। तो जब भी रेडिकल के सामने कौन आएगा, रेडिकल, तो वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में किसकी फॉर्मेशन हो गई है, सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली अगर अपन बात करें इथाइल रेडिकल के सामने आपका कौन सा रेडिकल आ जाए, इथाइल। रेडिकल के सामने जब भी रेडिकल आए तो बताइए क्या करते हैं वो आपस में, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे और जुड़ जाएंगे। तो ये जो नया बॉन्ड है आपको पता होना चाहिए, इसको मैं थोड़ा सा लंबा लिख देता हूं कि इस प्रकार से ये जुड़ गए हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, मान लीजिए आपके सामने ये रेडिकल है, कौन सा रेडिकल है, ये रेडिकल है, और यही रेडिकल इसके सामने आ जाता है। तो अभी आपने सीखा है कि रेडिकल के सामने जब भी रेडिकल आए, क्या बोला, रेडिकल के सामने जब भी रेडिकल आए तो बॉन्ड बना लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू वो जुड़ जाते हैं, एक नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। जब कभी भी दो यूनिट आपस में मिलकर एक हो जाए तो उसे डाइमराइजेशन या फिर कपलिंग रिएक्शन का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है, डाइमराइजेशन या फिर कपलिंग रिएक्शन का नाम दिया जाता है। तो अभी तक जितनी भी रिएक्शंस आपके सामने हुई हैं, ये सारी रिएक्शंस डाइमराइजेशन या फिर कपलिंग रिएक्शन का एग्जांपल है। यानी कि रेडिकल के सामने जब भी रेडिकल आएगा तो आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूं, ये तो आपका बहुत ही सिंपल है, जिसे आप क्या बोलते हैं, मिथाइल। दिस इज मिथाइल रेडिकल। क्लियर, ये आपका प्राइमरी कार्बन पर है तो इसको हम बोल देते हैं 1 डिग्री एल्काइल रेडिकल। 1 डिग्री एल्काइल रेडिकल। आप जानते हैं डिग्री कैसे पहचानते हैं, जिस कार्बन पर रेडिकल उसी की डिग्री। क्लियर, ये आपका कौन सा रेडिकल है बताइए, 2 डिग्री एल्काइल रेडिकल। 2 डिग्री एल्काइल रेडिकल, ये आप लोगों को सामने यहां पर रहेगा। नेक्स्ट अब आते हैं 3 डिग्री एल्काइल रेडिकल। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, अगर ये बात आप समझोगे तो काफी जगह आपकी हेल्प होगी। ये आपके सामने है एक 3 डिग्री एल्काइल रेडिकल। 3 डिग्री एल्काइल रेडिकल, मान लीजिए इसका सामना भी किससे हो जाता है, 3 डिग्री एल्काइल रेडिकल के साथ इसका सामना हो जाता है। तो नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, नॉर्मली हम सोचते हैं कि रेडिकल के सामने रेडिकल आया है तो ये आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड। नो डाउट इसमें कहीं नहीं है, ऐसा भी होगा। अगर ऐसा हुआ तो ये दोनों बताइए किसके थ्रू जुड़ जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। बिल्कुल सही बात है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली है, और ये किसके थ्रू जुड़ गए हैं, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़ गए हैं। कहीं कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी इसके अंदर नहीं है। तो ये किसका टाइप हुआ बताइए, डाइमराइजेशन कपलिंग रिएक्शन या फिर या डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जांपल है,
अभी तक हम जो बात कर रहे हैं वो डाइमराइजेशन, 2 यूनिट मिलकर एक हो जाए, डाई का मतलब 2, डाइमराइजेशन बोल दीजिए या कपलिंग रिएक्शन बोल दीजिए, एक ही बात है। अभी तक सारे रेडिकल ऐसे ही करते आए हैं, पर ये रेडिकल 2 काम करता है, ये वाला काम करने में इसकी दिलचस्पी बहुत ही कम है, जिसे आप कहते हैं डाइमराइजेशन। ऐसा क्यों, आप समझिए। आप ये एरो बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप केमिकल काइनेटिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और केमिकल काइनेटिक्स में एक थ्योरी आती है कोलिजन थ्योरी, और आप जानते हैं कोलिजन थ्योरी कहता है कि टकराना ही काफी नहीं है, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ टकराना पड़ेगा। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहता है, देन देयर आर टू बैरियर्स, वन इज एनर्जी बैरियर, जिसे आप एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देते हैं, एंड सेकेंड इज ओरिएंटेशन बैरियर, कि टकराएंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ टकराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। अब आप सोचिए, अगर इन दोनों कार्बन्स में बॉन्ड बनाना है, क्या बोला, इन दोनों कार्बन्स में बॉन्ड, तो इन दोनों को टकराना पड़ेगा, और टकराने के लिए भाई साहब आप खुद सोचिए कि इन दोनों कार्बन्स का टकराना इतना आसान नहीं है। अगर इस मॉलिक्यूल की रियल ज्योमेट्री के ऊपर जाऊं, तो आप बताइए कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, सही बात है कि नहीं है? तो यहां पर है रेडिकल, जिस कार्बन पर रेडिकल है उसके चारों तरफ तो आपके कौन से ग्रुप हैं, मिथाइल ग्रुप। तो आप सोचिए, ये कार्बन उस कार्बन से पहले टकराएगा या फिर ये कार्बन उसके किसी मिथाइल ग्रुप से पहले टकरा जाएगा। आइए बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर आपको कभी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप क्या करते हैं, हर थोड़ी देर बाद एक पॉइंट नया लिख देते हैं, उसके बाद आपको उसको याद करना पड़ता है। आप रेडिकल के बारे में जान लीजिए, आपको इस चैप्टर में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारे सामने दोनों रेडिकल हैं, जरा गौर से देखिए, इसको मैंने बढ़िया तरीके से लिखा है। इस कार्बन का इस कार्बन से टकराने के चांसेस ज्यादा है, या फिर इस कार्बन का इनमें से किसी हाइड्रोजन से टकराने के चांसेस ज्यादा है। जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन से टकराने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के सरफेस पर है, बाहर की साइड। किसकी साइड है, बाहर की साइड। और रेडिकल की अगर अपन बात करें तो मेरी कुछ बातें ध्यान रखना, रेडिकल जो आपका है वो क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है। क्या है, मोस्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, मोस्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट। मैं रेडिकल की जो कंपैरिजन है वो पागल कुत्ते के साथ करता हूं। किसके साथ करता हूं, पागल कुत्ते के साथ। आप जानते हैं उसके सामने जो भी आएगा उसी को ही काट खाएगा, सेलेक्ट नहीं करता है कि अच्छा पहले तुम आओ, पहले तुम्हें काटूंगा, इसको नहीं काटूंगा, जो भी सामने आया उसी को ही सुलटा देता है। तो अगर रेडिकल के सामने आपका कोई दूसरा एटम आ गया ना, तो उसका भी बॉन्ड तोड़ लेता है। दूसरी बात, आप जानते हैं जब एक पागल कुत्ता दूसरे को काट लेता है तो वो भी पागल हो जाता है। तो रेडिकल जब किसी के साथ रिएक्शन करेगा, रेडिकल बनाएगा। आप समझिए, इस कार्बन को बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक। अगर इसके सामने केटाइन रख दोगे किसी काम का, एनाइन रख दोगे किसी काम का, इसको ऐसा ही चाहिए जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, सो दैट ये आपस में बॉन्ड बना सके। तो जब भी ये किसी का बॉन्ड तुड़वाएगा, कैसे तुड़वाएगा, होमोलेटिकली। कैसे तुड़वाएगा, होमोलेटिकली। अब जरा सोचिए, अगर हाइड्रोजन पहले टकराएगा तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा ये, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे टूटेगा, होमोलेटिकली। ये आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, बोलेगा हाइड्रोजन को कि अपने बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन इधर लेकर, एक इलेक्ट्रॉन यहां से ये ले आया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से ये लेकर आ गए। बताइए किस में बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहां पर जो आपके सामने प्रोडक्ट बनकर आएगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस बार कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा, हाइड्रोजन। आप बताइए, अगर आपने CH बॉन्ड को होमोलेटिकली तोड़ दिया है तो एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन लेकर चला गया। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को इसको वापस मिल जाएगा। अगर कार्बन को उसका इलेक्ट्रॉन दोस्तों वापस मिल गया, तो बताइए इसके ऊपर क्या जनरेट हो जाएगा, रेडिकल। और मैं आपको कैसे बताऊं, आजू बाजू ही क्या आ गए हैं, रेडिकल। तो बताइए रेडिकल के सामने रेडिकल क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। बताइए दोनों मॉलिक्यूल सेम है कि अलग अलग हैं, सेम है कि नहीं है। इनमें से एक का तो क्या हो रहा है, गौर से देखो, ऑक्सीडेशन,
और एक का क्या हो रहा है, रिडक्शन। आप बता सकते हैं, आप रिडॉक्स पढ़ चुके हैं, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। इसका क्या हुआ है बताइए, जब यहां से यहां पहुंचे हैं तो क्या हुआ है, और जब ये यहां से यहां पहुंचा है तो क्या हुआ है। अभी भी कुछ लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आंसर गलत दे रहे हैं, और आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो एक बार वापस से जाके चीजों को रिकॉल कीजिए, तो एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो जाए और उसी का ही रिडक्शन भी हो जाए, इसे क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन। तो अभी तक जितनी भी रिएक्शंस आपने लिखी थी वो सब का किसका एग्जांपल थी, डाइमराइजेशन। किसका एग्जांपल थी, डाइमराइजेशन और कपलिंग। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो कि डाइमराइजेशन हो गया या कपलिंग हो गया, लेकिन ये जो आखिरी में हुआ है ये किसका एग्जांपल है, डिस्प्रपोर्शनेशन। ये डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जांपल है। अब जरा ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, ठीक है सर, हम समझ गए। रेडिकल के सामने रेडिकल आएगा तो दो काम कर सकता है। रेडिकल आपस में क्या बना सकते हैं, बॉन्ड, खत्म हो गया, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। या फिर वो कौन सी रिएक्शन से कर सकते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन। जब भी रेडिकल के सामने रेडिकल आएगा दो काम करेगा, या तो डाइमराइजेशन या फिर डिस्प्रपोर्शनेशन, और ये हमें पता होना चाहिए। आइए मैं आपसे पूछता हूं, क्या यहां पर इसको डाइमराइजेशन करने में कोई दिक्कत होगी। देखिए मिथाइल को डाइमराइजेशन करने में कोई दिक्कत, क्योंकि इस कार्बन पर जुड़े हुए एटम्स कौन है, हाइड्रोजन, और उस पर भी कौन है, हाइड्रोजन। तो स्टेरिक क्राउडिंग इस पर बहुत ज्यादा नहीं है। इधर अगर अपन बात करना चाहें तो इसके कंपैरिजन में यहां पर आपका स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ गया है, क्योंकि एक एच कम करके आपने क्या लगा दिया है, मिथाइल ग्रुप। ये आपका प्राइमरी अल्काइल रेडिकल है, पर इसकी भी टेंडेंसी डाइमराइजेशन करने की ज्यादा है और डिस्प्रपोर्शनेशन करने की कम है। सेकेंडरी रेडिकल, आप समझिए ये भी दोनों काम कर सकते थे, डाइमराइजेशन एज वेल एज डिस्प्रपोर्शनेशन। ये चाहता तो इनमें से किसी का CH बॉन्ड तोड़ सकता था, पर अगर आपका रेडिकल कैसा है, 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री, तो वो डाइमराइजेशन ज्यादा करता है और डिस्प्रपोर्शनेशन कम करता है। लेकिन अगर आपका रेडिकल कैसा है, अगर आपका रेडिकल कैसा है, 3 डिग्री, तो दोस्तों वो डाइमराइजेशन कम करेगा और डिस्प्रपोर्शनेशन ज्यादा करेगा। दिस इज द रिजल्ट जो हमें ध्यान रखना चाहिए, कि जब रेडिकल के सामने रेडिकल आएगा तो दो काम हो सकते हैं, वन इज डाइमराइजेशन, वन इज डिस्प्रपोर्शनेशन। इफ योर रेडिकल इज मिथाइल प्राइमरी और सेकेंडरी, तो मेनली क्या करेगा वो, डाइमराइजेशन। इफ योर रेडिकल इज टर्सरी 3 डिग्री रेडिकल, देन इट विल गो फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या वो डाइमराइजेशन बिल्कुल भी नहीं करेगा, करेगा, पर ज्यादा क्या करेगा। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, क्या ईज ऑफ डाइमराइजेशन, ईज ऑफ डाइमराइजेशन यानी कि डाइमर बनाने की जो ईज है, ईज का मतलब आसानी से, कौन बनाएगा सबसे आसानी से, सबसे आसानी से बनाएगा मिथाइल। मिथाइल के बाद कौन बनाएगा, 1 डिग्री, उसके बाद, और उसके बाद, और बताओ 3 डिग्री मेनली क्या बनाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं, ये पढ़ाया मैंने जरूर है, पर आपको लगेगा कि इस पर कोई क्वेश्चन मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये दोस्तों ऐसा है कि 3 × 5 = 15, पर आपसे कभी पूछेगा नहीं, पर ये तो आना ही चाहिए, फिजिकल फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो। ये बेसिक्स हैं जो आपको टॉपिक से कनेक्ट करते हैं, जिसमें आपको चीजों को रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए जल्दी से सुलटाइए, आगे बढ़े। दिमाग में चीजों को रिकॉल करते रहिए। रेडिकल के सामने रेडिकल आएगा, कितने काम करेगा, दो। पहला काम बताओ, डाइमराइजेशन, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। दूसरा काम डिस्प्रपोर्शनेशन, मतलब सामने वाले का कौन सा बॉन्ड तोड़ देगा, CH।
जीओसी का मॉड्यूल प्लस सीएलपी कंप्लीट सॉल्व कर लीजिए, कभी भी डिस्कशन रखा जा सकता है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, पर्टिकुलरली मॉड्यूल का तो। और आपके पास अगर टाइम बच जाता है, जैसे अभी ये चैप्टर चलेगा, स्टार्टिंग में 1-2 दिन थियोरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, तो जब तक इसका काम ना मिले तब तक जीओसी में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे। मैंने आपको टोटोमेरिज्म के भी अलग से सीट दे दी, इतने क्वेश्चन आपको टोटोमेरिज्म पर कहीं नहीं मिलेंगे, ईच एंड एवरी वेराइटी हैज बीन कवर्ड, कहीं नहीं मिलने वाले। सुलटा दिया है। कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम इसको मिथाइल ही बोलेंगे जब भी, चाहे केटायन आए चाहे एनायन आए। केटायन आएगा तो मिथाइल केटायन, एनायन आएगा तो मिथाइल एनायन, वहां से हम डिग्री बताने लगते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब सुलटा दिया है, अगली स्लाइड पर चल सकते हैं, जल्दी जल्दी सुलटाइए। आप इससे ऊपर वालियों पर पूरा एरो बनाकर लिख देना, डाइमराइजेशन और कपलिंग। इस तरीके की जो रिएक्शन हुई थी पीछे, उनको क्या बोलते हैं, डाइमराइजेशन या फिर कपलिंग। रेडिकल को, बॉन्ड को हमेशा कैसे तोड़ेगा, होमोलिटिक, क्योंकि उसको ऐसा ही चाहिए जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले तो तभी बनते हैं जब बॉन्ड होमोलिटिकली टूटे, क्योंकि हिट्रोलिटिकली बॉन्ड जब भी टूटेगा तो क्या बनेंगे, आयंस, और होमोलिटिकली टूटेगा तो रेडिकल्स। तो रेडिकल की वजह से जब भी बॉन्ड टूटेगा होमोलिटिकली टूटेगा। सुलटा दिया है, जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। अब सुलटा दिया है, अब सुलटा दिया है। लिखेंगे जल्दी जल्दी भाई, कल के पेपर में आपको ये तो एहसास हो गया होगा कि स्पीड नहीं है तो कोई मतलब, घर आके क्वेश्चंस कर सकते हो आप, अच्छी बात है, लेकिन उनका कोई नंबर नहीं मिलता। नोट में लिखेंगे 3 डिग्री एल्काइल रेडिकल, 3 डिग्री एल्काइल रेडिकल, 3 डिग्री एल्काइल रेडिकल mainly undergoes, 3 डिग्री एल्काइल रेडिकल mainly undergoes, बताओ कपलिंग या डिस्प्रोपोर्शनेशन। देखो 3 डिग्री
alkyl radical mainly undergoes disproportionation. 3-degree alkyl radical mainly undergoes disproportionation. इस रिएक्शन के अंदर जाएंगे डिसप्रपोर्शनेशन, मतलब मेनली वो आपको क्या करते हुए नजर आएंगे, डिसप्रपोर्शनेशन। आइए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहिए, मैं अब देखना चाहता हूं कि आपको डिसप्रपोर्शनेशन कितना समझ में आया। अगर मान लीजिए ये रेडिकल इस रेडिकल के सामने आ जाता है, ये रेडिकल इस रेडिकल के सामने आ जाता है, तो आपको इनका डिसप्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट बताना, डायमराइजेशन नहीं बताना, डिसप्रपोर्शनेशन का क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आपको बताना है। डिसप्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट बनाएंगे, डिसप्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट इनका क्या होगा। आजकल का एग्जामिनर यही करता है, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं पूछ रहा है कि एच हटा दे, सीएल लगा दे, एच हटा दे, बीआर लगा दे, वो गया टाइम। एकदम बिल्कुल बेसिक पर जाकर बात करता है कि तूने क्वेश्चंस रटे हुए हैं पीवाईक्यू की फॉर्म में या फिर समझा हुआ है। समझा हुआ है तो क्वेश्चन बनेगा, बेसिक्स क्लियर है, रटा हुआ है तो नहीं बनने देगा। कौन सा प्रोडक्ट बताना है, डिसप्रपोर्शनेशन। अब सोचिए डिसप्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट कैसे बनाओ, ट्राई कीजिए। आपने इससे पहले डिसप्रपोर्शनेशन का प्रोडक्ट बनाया है, रेडिकल को रेडिकल से भिड़ाया है क्या, नो। कौन सा बॉन्ड तोड़ दो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन सर कौन सा, कोई सा तोड़ दो, इनमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये आपका रेडिकल था। इस बार रेडिकल को रेडिकल से नहीं टकराना है, क्योंकि रेडिकल और रेडिकल टकरा गए तो दैट विल बी डाइमराइजेशन। पर हमें तो क्या बनाना है, डिसप्रपोर्शनेशन, मतलब CH बॉन्ड को कैसे तोड़ दो, होमोलेटिकली। एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक इलेक्ट्रॉन यहां से। तो आपका पहला जो प्रोडक्ट बनेगा, आप बताइए क्या बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन में बॉन्ड। तो यहां से आप लोगों के सामने बनकर आ जाएगा एल्केन। क्या बनकर आ जाएगा, एल्केन। नेक्स्ट आप बताइए, जब इस बॉन्ड को आप होमोलेटिकली तोड़ोगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसको भी तो मिलेगा, इस पर भी रेडिकल, उस पर भी रेडिकल, आजू बाजू रेडिकल, तो क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो यहां पर दूसरा जो प्रोडक्ट आपको बनता हुआ दिखाई देगा, वो यहां पर डबल बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा, और इस प्रोडक्ट को आप क्या बोलोगे, एल्कीन। तो डिसप्रपोर्शनेशन का प्रोडक्ट आपका एल्केन भी होगा और एल्कीन भी होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि इसका इस्तेमाल एग्जामिनर कैसे करेगा। बहुत जबरदस्त इसका इस्तेमाल करने वाला एग्जामिनर, हवा भी नहीं लगने देगा। आने के बाद तो फिर हम बता देंगे, देखो ऐसा हो जाता है, बच्चा बोलेगा हाँ हो गया, लेकिन पहले तो मुझे मालूम ही नहीं था। तो इन बेसिक्स पर काम कीजिए। ये पहला तरीका दिखाया कि जब रेडिकल के सामने रेडिकल आ जाता है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। रेडिकल के सामने रेडिकल आएगा तो दो तरीके से रिएक्ट करेगा, आइदर इट विल गो फॉर डाइमराइजेशन और इट विल गो फॉर डिसप्रपोर्शनेशन। आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और मिथाइल में डाइमराइजेशन का प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा एंड 3 डिग्री में डिसप्रपोर्शनेशन का प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। आइए अब दूसरे वाले पॉइंट पर आते हैं। नंबरिंग के हिसाब से चले थे क्या हम। नेक्स्ट हमारे सामने फिर रहेगा रेडिकल, हालांकि आप पढ़ चुके हो, रेडिकल रिएक्टिंग विद CH बॉन्ड, रेडिकल रिएक्टिंग विद CH बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, रेडिकल रिएक्टिंग विद CH बॉन्ड। कि कोई रेडिकल आपको पहले से बनाकर दिया गया है तो उसको CH बॉन्ड के साथ रिएक्ट करवाने के लिए कह रहा है, तो फिर आप उसको कैसे रिएक्ट करवाएंगे। सभी के पेन डाउन होने चाहिए और समझेंगे इस बात को। ये हमारे सामने दिया गया है, हमें इसमें किस पर फोकस करना है, CH बॉन्ड। हमें इसमें हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाना है, टेक्निकली CH बॉन्ड के साथ रिएक्ट करवाना है। मान लीजिए आपके सामने जो रेडिकल है वो कौन सा रेडिकल है, X रेडिकल। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरी बातों को रटिएगा मत। अगर रेडिकल के सामने रेडिकल आता तो डाइमराइजेशन या डिसप्रपोर्शनेशन करके रिएक्शन खत्म हो जाती। क्लियर। अब रेडिकल के सामने कोई मॉलिक्यूल आ गया है जो कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रखता, तो आप जानते हैं कि रेडिकल की वजह से जब भी बॉन्ड टूटेंगे तो कैसे टूटेंगे, होमोलैटिक। तो अगर इस रेडिकल की वजह से ये CH बॉन्ड टूटा, कौन सा बॉन्ड टूटा, CH बॉन्ड टूटा, तो बताइए CH बॉन्ड को कैसे तोड़ेगा, होमोलैटिकली। अब होमोलैटिकली तोड़ेगा क्योंकि ये चाहता है कि इनमें से कोई कैसा आए जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, मैं बॉन्ड बना लूं।
तो पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि यहां से कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन। कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन। आप बताइए किस किस के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, H और X के बीच में आपने क्या बना दिया है, बॉन्ड। अब आप बताइए जब भी रेडिकल बॉन्ड तोड़ता है तो रेडिकल ही बनता है। एक हाइड्रोजन तो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, आप बताइए इसमें से इलेक्ट्रॉन वापस किसको मिल जाएगा, कार्बन को। देखो नया रेडिकल जनरेट हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं यही तो कह रहा था कि जब एक पागल कुत्ता दूसरे को काट लेता है तो वो भी क्या हो जाता है, पागल। तो जब रेडिकल रिएक्ट करता है ना तो नया रेडिकल बनकर आ जाता है, पुराना खत्म हो जाता है। इसलिए रेडिकल रिएक्शंस को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये रिएक्शन में ही जनरेट होते रहते हैं। तो एक ऑप्शन तो आपके सामने ये था, दूसरा ऑप्शन भी था जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया। एक मिनट से, दूसरा ऑप्शन कौन सा था मेरे पास, आप जरा गौर से सोचिए कि एक्स जरूरी थोड़ी है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए। किसके साथ बॉन्ड बना सकता था, कार्बन के साथ। भाई एक इलेक्ट्रॉन कार्बन इधर लेकर आ जाता तो आप बताइए बॉन्ड किसके बीच में बन जाता, कार्बन और एक्स के बीच में। तब क्या जनरेट हो जाता आपका, एच रेडिकल। अब ये दो प्रोबेबिलिटी आपके पास हमेशा रहेंगी। मैं चैप्टर में एंट्री लेने से पहले आपके सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। जब भी सी एच बॉन्ड को तोड़ोगे तो आपको इस वाले रास्ते पर कभी भी नहीं जाना है, यानी कि आपको इस पर फोकस करना है, आपको एच रेडिकल की फॉर्मेशन नहीं करने देनी है। अगर आपके पास ऑप्शन है क्या बनाने का, आर रेडिकल, क्या बनाने का, आर रेडिकल, और आपके पास ऑप्शन है क्या बनाने का, एच रेडिकल, तो आप क्या बनाएंगे, आर रेडिकल। क्यों, क्योंकि आपके आर रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होगी वो एच रेडिकल से ज्यादा होगी। यानी कि आपके सामने अगर मिथाइल इथाइल रेडिकल बनते हैं वो ज्यादा स्टेबल बनते हैं एज कंपेयर टू एच रेडिकल। इसका बनना एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होता है। हमसे इतना डिटेल में तो नहीं पूछेगा, पर हमें मालूम होना चाहिए कि जब भी हम कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, सी एच बॉन्ड, तो हम कौन सा रेडिकल बनाएंगे, आर रेडिकल। मतलब कार्बन पर रेडिकल बनाएंगे हम, हाइड्रोजन पर रेडिकल नहीं बनाएंगे। कोई पूछ भी ले ऐसा क्यों, तो एच रेडिकल कम स्टेबल होता है और आर रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, और कम स्टेबल चीज बनना पसंद नहीं करता है। कम स्टेबल बनाने के लिए एनर्जी क्या चाहिए होती है, ज्यादा चाहिए होती है। तो जब आपके पास दो ऑप्शन है तो आप इस वाले ऑप्शन से जाएंगे। इस प्रकार से आपका रेडिकल किसके साथ रिएक्ट करता है, सी एच बॉन्ड के साथ। जल्दी से सुलटाइए इसको। हालांकि डिस्प्रपोर्शनेशन में भी ये मैंने आपको बता दिया था कि रेडिकल जब भी किसी बॉन्ड को तोड़ेगा होमोलेटिकली तोड़ेगा। उस बॉन्ड के एक एटम को तो अपने साथ ले जाएगा, दूसरे पर रेडिकल बनवा देगा। जब भी सी एच बॉन्ड को तोड़ो तो हमेशा ध्यान रखिएगा कौन सा रेडिकल बनाना है, आर रेडिकल, एच रेडिकल नहीं बनाना है। रेडिकल रिएक्शन करता है तो रेडिकल ही बन जाता है। सुलटा दिया है। सुलटा दिया है सभी ने। अब सुलटा दिया है। चलिए, तो सी एच बॉन्ड के साथ रेडिकल को करते हुए रिएक्शन आपने देखा है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, थर्ड टाइप की जो रिएक्शन रहेगी, रेडिकल रेडिकल रिएक्टिंग विद रेडिकल रिएक्टिंग विद पाई बॉन्ड। रेडिकल रिएक्टिंग विद पाई बॉन्ड, आपने सिग्मा बॉन्ड के साथ तो रिएक्शन करते हुए देखा है, क्लियर। सी एच बॉन्ड को कैसे तोड़ देता है, होमोलेटिकली, एच के साथ खुद जुड़ जाता है, आर रेडिकल बना देता है। अब हम पाई बॉन्ड पर भी रिएक्शन करते हुए देखेंगे, और पर्टिकुलरली वो पाई बॉन्ड कौन सा रहेगा, कार्बन कार्बन। ये हमारे सामने है एक पाई बॉन्ड। मान लीजिए अगर यहां पर एक्स रिएक्शन करने के लिए आया है, क्या रिएक्शन करने के लिए आया है, एक्स, तो आपको ये तो क्लियर है कि बॉन्ड टूटेगा कैसे, होमोलेटिकली। चाहे वो सिग्मा के साथ रिएक्ट करे, चाहे वो पाई के साथ रिएक्ट करे,
बॉन्ड टूटेगा तो होमोलेटिकली, कंफर्म है ये। अगर हम बात करें यहां पर कार्बन कार्बन में क्या है, पाई बॉन्ड। आप बताइए एक्स की वजह से अगर ये पाई बॉन्ड टूटा तो कैसे टूटेगा, होमोलेटिकली कि हेट्रोलेटिकली, होमोलेटिकली टूटेगा। सही बात है कि नहीं है? तो यहां पर ये बोलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इधर ले आ, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, और दोनों आपस में क्या बना लेते हैं, बॉन्ड। तो आप जानिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के किसी एक कार्बन के साथ तो किसका बॉन्ड बन जाएगा, एक्स का बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन गया, एक्स का बॉन्ड। तो इस कार्बन में और इस हैलोजन में तो क्या बन गया है, बॉन्ड। जब आपने इस बॉन्ड को होमोलेटिकली तोड़ा तो आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले कार्बन का था, ये अपना इलेक्ट्रॉन एक्स के साथ शेयर कर लिया है, तो इसको इसका इलेक्ट्रॉन क्या मिल जाएगा वापस। इसका मतलब यहां पर क्या जनरेट हो जाएगा, रेडिकल। क्या जनरेट हो जाएगा, रेडिकल। अब इसमें क्या टेक्निक आपको ध्यान रखनी, जरा सुनिए। सर क्या ये यहां पर नहीं जुड़ सकता था, बिल्कुल जुड़ सकता था। अगर इस कार्बन पर एक्स जुड़ जाता तो रेडिकल कहां बन जाता, वहां बन जाता। तो मेन पॉइंट क्या है कि आप एक्स को ऐसे जोड़ोगे कि जो रेडिकल बना है क्या बनना चाहिए, स्टेबल। यानी कि ये वाला रेडिकल क्या रहा होगा, मोर स्टेबल। मोर स्टेबल का मतलब अगर रेडिकल में यहां बनाता तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती, यहां बनाया है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन सर मैं कैसे चेक करूं स्टेबिलिटी को, मुझे तो कुछ चमक नहीं रहा स्टेबिलिटी के अंदर। आइए अब मैं आपको समझा देता हूं, अभी तक तो कोई ग्रुप नहीं लगा था, अब मैं आपको ग्रुप लगा के बताता हूं। मान लीजिए यहां पर कौन है, हाइड्रोजन, यहां पर भी कौन है, यहां पर कौन है, मिथाइल, यहां पर कौन है, मिथाइल। अब आप सोचिए ये जो रेडिकल आपका बना है इट इज हाइपर कॉन्जुकेशन स्टेबलाइज्ड। सही बात है कि नहीं है? आप बताइए इसमें कितने, यहां पर ये जो मिथाइल ग्रुप से सी एच बॉन्ड मिल रहे हैं हाइपर के लिए, 3 और 3 6। और अगर मैं रेडिकल यहां बनाता तो यहां पर इसको मिथाइल के साथ हाइपर करने का मौका नहीं मिलता। यानी कि जब भी आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर रेडिकल को जोड़ें तो ऐसे जोड़ें कि बनने वाला रेडिकल क्या होना चाहिए, स्टेबल। अगर आपका एक्स यहां जुड़ेगा तो रेडिकल यहां बनेगा, अगर एक्स यहां जुड़ेगा तो रेडिकल वहां बनेगा। अब हमें मालूम है कि यहां पर रेडिकल बनेगा तो इनका कोई मतलब, लेकिन जब यहां पर रेडिकल बनेगा तो ये और ये दोनों क्या करेंगे, हाइपर कॉन्जू। या फिर ऐसे कह सकते हो ये कौन से डिग्री का रेडिकल बनेगा, 3 डिग्री, और ये कौन सा बनेगा, 1 डिग्री, एंड 3 डिग्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। तो टेक्निकली ये है कि जब भी आप जोड़ेंगे तो इस तरीके से जोड़ेंगे कि एक स्टेबल रेडिकल बनेगा। क्लियर? क्या सर हमें ये याद रखना, अरे नहीं, जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे तो आप पर्टिकुलरली एग्जांपल्स देखेंगे जहां दोनों रेडिकल बन रहे होंगे, हम बनाएंगे भी और बताएंगे भी कि देखो ये ज्यादा स्टेबल है इसलिए बना रहे हैं, दूसरे वाला अनस्टेबल है इसलिए नहीं बना रहे। पर ध्यान रखना कि जब भी केटायन बनाओ स्टेबल बनाओ, जब भी रेडिकल बनाओ स्टेबल बनाओ। यही पॉइंट आपको क्लियर हो गया? ये आपका अगला तरीका है कि रेडिकल आपका डबल बॉन्ड के साथ कैसे रिएक्शन करता है। नेक्स्ट और लास्ट, जबरदस्त है ये, कई जगह आपको देखने को मिलेगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी रहेगी, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, देखिए इसमें क्या होने वाला है, आपका रेडिकल खुद टूट जाएगा दो टुकड़ों। कुछ रेडिकल्स ऐसे होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, जब भी आपके सामने आए ना तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते हैं, वो पहले क्या होंगे, डीकंपोज, फिर आगे रिएक्शन होगी। और ये आपके सिलेबस में एक ही है, इसको ध्यान रखिएगा। आर सी ओ ओ रेडिकल, क्या बोला, आर सी ओ ओ रेडिकल अगर आपको कहीं भी दिखाई दे, रिएक्शन में कहीं बन गया है, आप ड्रॉपर हैं तो आप थोड़ा सा पहचान पाएंगे। ये एक तो आपको बनता हुआ दिखाई देगा कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में, दूसरा ये आपको प्रोक्साइड इफेक्ट यानी कि एचबीआर का एडिशन जब प्रोक्साइड की प्रेजेंस में करोगे वहां भी दिखेगा। तो ये रेडिकल जब भी आए ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगा, ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगा। तो सर क्या करेगा, पहले ये टूट जाएगा, क्या करेगा, टूट जाएगा, खुद ही दो हिस्सों में टूट जाएगा, एक नया रेडिकल दे देगा कि वो रिएक्शन करेगा, हम रिएक्शन करने वाले नहीं है। आप जानते हैं यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन किस पर है, ऑक्सीजन पर, तो ये ऑक्सीजन बोलेगा जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ कीजिए। तो ये जो कार्बन है ये इधर कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड, आर का मतलब क्या होता है, कार्बन, इसको होमोलेटिकली तोड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से और एक इलेक्ट्रॉन यहां से। आप बताइए कार्बन कार्बन में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। अब देखिए ये डबल बॉन्ड तो पहले ही था, आप बताइए कार्बन सॉरी ऑक्सीजन में क्या बन गया है, डबल, तो यहां तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है।
और R के ऊपर क्या जनरेट हो गया है, रेडिकल। तो ये नया रेडिकल है, ये आगे की रिएक्शन करेगा। जब कभी भी ये रेडिकल बने तो ये पहले डिकम्पोज होगा, यहां से कौन सी गैस रिलीज करवा देगा, CO2, और बाकी की रिएक्शन वो रेडिकल आपका करता हुआ नजर आएगा। इन सब चीजों से आपका चैप्टर बेहद आसान बन जाएगा। जैसे कि आपके सामने ये रेडिकल कभी बनकर आ जाए रिएक्शन में, आप बताइए आप इसको कैसे हैंडल करेंगे? क्या इसको डायरेक्ट रिएक्ट करवाना शुरू कर देंगे या पहले इसको डिकम्पोज करेंगे? डिकम्पोज करेंगे। आप जानते हैं कि इस ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये कार्बन इसके लिए इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करके देगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक इलेक्ट्रॉन यहां से। तो बताइए ऐसा करने पर तो क्या बन जाएगा, CO2, और इसको इसका इलेक्ट्रॉन क्या मिल जाएगा वापस, तो एक नया रेडिकल जनरेट हो जाएगा। दोस्तों इस रेडिकल को ध्यान रखिए, ये डायरेक्ट रिएक्शन करने नहीं जाता है। सर जब ये आएगा तो आप हमें रिकॉल करवाओगे क्या? हाँ, देखो आपको एक चीज 3 से 4 बार सुनने को मिलेगी तो चीजें धीरे धीरे याद हो जाएंगी। क्लियर? तो ये रेडिकल जब भी आपके सामने आएगा डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होने के बाद CO2 रिलीज होगी, रिमेनिंग रेडिकल आगे की रिएक्शंस को कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो आपने रेडिकल्स को टेक्निकली कितने रिएक्शंस देखे हैं, 4। सबसे पहले रेडिकल के सामने क्या करेगा, या तो डाइमराइजेशन या फिर खत्म। CH बॉन्ड को तोड़ेगा, होमोलिटिकली तोड़ेगा, H के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा, नया रेडिकल जनरेट कर देगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करेगा तो टेक्निकली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर क्या हो जाएगा, ऐड। ऐसे ऐड होगा कि जो बनने वाला रेडिकल होगा वो क्या होगा, स्टेबल। वो हम देख लेंगे रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव से। नेक्स्ट कुछ रेडिकल ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते हैं, अगर वो रिएक्शन में बन भी गए तो पहले क्या होंगे, डिकम्पोज, उसके बाद जो बचे हुए रेडिकल हैं वो रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे। जल्दी सुलटा दीजिए। ये थी रेडिकल की कहानी। क्या बना हुआ रेडिकल कभी रीअरेंजमेंट शो करेगा? नो। आपको कार्बनाइन और कार्बन फ्री रेडिकल का रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है, क्योंकि आप जो ड्रॉपर है वो बच्चे जानते हैं कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट उन्होंने करवाया है, तो वो करवा देंगे रेडिकल का भी, कि केटाइन का तो सर ने पढ़ा दिया है, एनाइन रेडिकल मेरे भरोसे छोड़ दिया है, इसको मैं करवा देता हूं। तो आपको वो नहीं करवाना जो होता ही नहीं है। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे। सुलटा दिया है। जो अभी तक मैंने जितनी भी बातें बोली है ना, ये सारी इस चैप्टर में रिपीट होंगी, मल्टीपल टाइम्स रिपीट होंगी। वहां पर मैं आपको बताता, देखो ये कर देना है, ये कर देना है, ये कर देना है, फिर आप क्या कहते कि सर आप तो बता के चले जाते हो, मुझे तो पता ही नहीं चलता कब क्या करना है। आपने रिएक्शन पढ़ाई, इसमें ये हो गया, इसमें वो हो गया, एक प्रकार से आपने याद करवा दी, मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि क्या होगा। अब आपको पता है कि रेडिकल के सामने रेडिकल आया तो दो ही काम होंगे, या तो डाइमराइजेशन या फिर डिस्प्रोपोर्शनेशन। मैं भी उतना ही जानता हूं, आप भी उतना ही जानते हैं। CH बॉन्ड को अगर कभी रेडिकल ने तोड़ा तो कैसे तोड़ेगा, होमोलिटिकली। H रेडिकल बना देगा और अपना बॉन्ड किसके साथ बना लेगा, कार्बन के साथ। डबल बॉन्ड पर अगर रेडिकल जुड़ा तो या तो इस साइड जुड़ेगा या उस साइड जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा कि नया रेडिकल आपके सामने स्टेबल बने। इसमें ये रेडिकल जब भी आपके सामने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आए, पहले डिकम्पोज होगा और फिर बचा हुआ रेडिकल आगे की रिएक्शन करेगा। सुलटा दिया है। तो ये चैप्टर को लिंक करने के लिए पढ़ाया गया टॉपिक था। मैं चाहता तो ये बातें बीच बीच में सीधी बता सकता था जिससे आपके कॉन्सेप्ट नहीं बनते। क्लियर? अब आते हैं चैप्टर अल्केन के ऊपर। किसके ऊपर, अल्केन के ऊपर। देखिए जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो उस चैप्टर के कुछ मेन पार्ट होते हैं। एक उस चैप्टर के अंदर क्या मिलेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या मिलेंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज। जब भी कोई चैप्टर आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी उसमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डील करता हुआ दिखाई देगा। केमिकल प्रॉपर्टीज बोल दीजिए, या उन्हीं को ही हम क्या कह देते हैं, केमिकल रिएक्शंस। क्या बोल देते हैं, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस आपको डील करता हुआ मिलेगा किसी भी चैप्टर को जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। फिर वहां पर डील करता हुआ मिलेगा क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या डील करता हुआ मिलेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये डिस्कस करता है किसी भी चैप्टर में जाएंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पर डिस्कस कर, मतलब ये पहले करता है, ये स्टार्टिंग कर देता, पर मैं बता रहा हूं तीन चीज करता हुआ मिलेगा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन।
जब भी किसी चैप्टर के अंदर आप जाओगे तो ये 3 चीजें डिस्कस करता हुआ एनसीईआरटी आपको मिलेगा। सबसे पहले वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करता है, उसके बाद वो फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करता है, उसके बाद वो केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करता है, चैप्टर क्लोज कर देता है, फिर आगे बढ़ जाता है। लेकिन हम उल्टा चलेंगे, हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले पार्ट पर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमें कनेक्ट करना थोड़ा सा आसान होता है। प्रिपरेशन मेथड में क्या होता है कि ये प्रिपरेशन मेथड एक चैप्टर का हो सकता है और ये दूसरे चैप्टर की केमिकल रिएक्शन हो सकती है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा हम बातें करते हुए चलेंगे, पर ये वाला पार्ट जो है वो कंप्लीटली कवर होता हुआ चलेगा। किसी भी चैप्टर में जो मेन पॉइंट होते हैं वो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी। ज्यादा क्वेश्चन यहां से आते हैं, एक दो क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टीज का पूछ लेता है पूरे सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिला के, पर केमिकल प्रॉपर्टीज से तो भरा हुआ होता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन से तो आपका पेपर भरा हुआ मिलेगा। तो आइए हम चैप्टर के बारे में भी जानते हैं। हमारा करंट चैप्टर कौन सा है? हमारा करंट चैप्टर है एल्केन्स। तो हमें एल्केन्स की केमिकल रिएक्शन जान लेनी चाहिए। आइए, पेन थोड़ी देर के लिए डाउन ही रहेंगी। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स की केमिकल रिएक्शन के बारे में हम बातें करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आप एल्केन को जानिए। एक पर्टिकुलर एल्केन हम उठा लेते हैं, ये वाला एल्केन। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। ये हमारे सामने एल्केन है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आप बताइए इसके किसी भी बॉन्ड में पोलैरिटी है क्या? कार्बन और हाइड्रोजन की एन अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? सेम। सीएच बॉन्ड को कैसा माना जाता है? नॉन पोलर। तो किसी बॉन्ड में ही पोलैरिटी, तो मॉलिक्यूल में पोलैरिटी नहीं आ सकती। बॉन्ड मूवमेंट होगा तभी तो डाइपोल मूवमेंट मिलेगा आपको। यहां तो बॉन्ड मूवमेंट ही नहीं है, यानी कि जो आपकी एल्केन्स हैं उनके बारे में हमें पता चला है म्यू कैसा है इनका? 0। मतलब ये कैसे मॉलिक्यूल हैं? नॉन पोलर। कैसे हैं? नॉन पोलर। यहां से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आपको पता चल जाएगी। बताइए ये किस में सोल्यूबल होंगे? पोलर सॉल्वेंट्स में या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में? नॉन पोलर, लाइक डिसॉल्व लाइक प्रॉपर्टी। तो इनकी जो सोल्युबिलिटी रहेगी वो किस में रहेगी? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर इनकी सोल्युबिलिटी देखने को मिलेगा। पहली बात, इनमें किसी प्रकार की कोई पोलैरिटी नहीं। दूसरी बात जरा गौर से देखिए, ना तो ये आपके किसकी तरह काम करते हैं? न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है। और ना ही ये किसकी तरह काम करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ना तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं और ना ही ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह। आपको मैं याद दिलाता हूं कि न्यूक्लियोफाइल्स कौन होते थे? न्यूक्लियोफाइल वो होते थे जो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें, रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें। अब कहां कहां से शेयर कर सकते थे वो? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब लोन पेयर विद कंप्लीट। एक भी एटम पर लोन पेयर नहीं। आप देख लो, कार्बन के 4 बॉन्ड बनने पर कोई लोन पेयर। दूसरे वाले आपके पास ऐसे होते थे जिनके पास होता था नॉन पोलर पाई बॉन्ड, एल्कीन्स, एल्काइंस, बेंजीन। इनके पास पाई बॉन्ड ही नहीं है, नॉन पोलर तो छोड़िए। तीसरे आप कैसे होते थे? जिनके पास होता था लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप में हेलोजन, OH2+ N2+। इनमें से एक भी, तो ना तो ये न्यूक्लियोफाइल सॉरी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं और ना ही न्यूक्लियोफाइल। ऐसा कोई एटम भी नहीं है जो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ, अगर आप इनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल डालोगे ये रिएक्शन नहीं करेंगे उसके साथ। अगर आप इन पर इलेक्ट्रोफाइल डालोगे तो भी ये रिएक्शन। भाई केमिकल रिएक्शन कब होगी? केमिकल रिएक्शन तब होगी जब एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक इलेक्ट्रॉन दे और एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये कहता है मैं ना तो इलेक्ट्रॉन देने में दिलचस्पी दिखाता हूं और ना ही इलेक्ट्रॉन लेने में दिलचस्पी दिखाता हूं। मेरी कोई दिलचस्पी, मतलब इसका रिएक्शन करने का कोई मूड है नहीं, ये रिएक्शन करना पसंद करता नहीं है। कहता मैं रिएक्शन करूं भी क्यों? बाकी रिएक्शंस इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें वीक बॉन्ड होते हैं, वो तोड़कर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपके एल्कीन्स रिएक्शन क्यों करेंगी? ताकि उनका पाई बॉन्ड टूटकर क्या बन जाए? सिग्मा। पाई बॉन्ड वीक होता है और सिग्मा बॉन्ड, तो ये तो रिएक्शन कर लेंगी ताकि इनका सारे बॉन्ड कैसे हो जाएं? सिग्मा। पर बोलता है मेरे तो सारे पहले से कैसे हैं?
मेरे पास कहता है कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है, मेरे पास कोई ड्राइविंग फोर्स कि मैं रिएक्शन करूं। इसीलिए एल्केन्स के रिएक्शन करने का कोई मतलब नहीं होता है, बहुत ही कम रिएक्टिव होती हैं। इसीलिए आप ये पॉइंट क्या करते हो, पहले दूसरे चैप्टर में, पहले दूसरे लेक्चर में ही चिपका देते हो, जिसका मतलब तक आपको समझ में नहीं आता। एल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स, एल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स, एल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स। अब पैराफिन जो वर्ड है ये लैटिन भाषा का वर्ड है, जिसका मतलब होता है लेस टेंडेंसी टू रिएक्ट। क्या मतलब होता है, लेस टेंडेंसी टू रिएक्ट। इनके रिएक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो बहुत कम है, इसीलिए इनको पैराफिन्स कहते हैं। टेक्निकली अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, देन यू विल से 0। बताया था एल्केन इज नॉट ए फंक्शनल ग्रुप। अब सोचिए, अगर फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है तो फिर केमिकल रिएक्शन को कौन डिसाइड करेगा? केमिकल रिएक्शंस आर बीइंग डिसाइडेड बाय द फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड है तो पता चलेगा ये रिएक्शन करेगा, एल्किन है तो पता चलेगा ये रिएक्शन है, पर इसमें तो कोई फंक्शनल ग्रुप ही, इनकी रिएक्शन करने की कोई टेंडेंसी नहीं, तो सर फिर ये रिएक्ट करेंगे कैसे? देखो, इनका जो मेन काम होता है ना, वो एक तो होता है रेडिकल के साथ। मैंने आपको बताया कि रेडिकल कैसा होता है, पागल कुत्ते जैसा, मोस्ट रिएक्टिव। मान लीजिए आप गली से जा रहे हैं, पागल कुत्ता सामने से आ रहा है, वो आपसे पूछेगा क्या कि मैं आपको काट लूं, या सीधा काट के निकल जाएगा? रेडिकल ऐसा ही होता है। अगर एल्केन पर आपने क्या डाल दिया है, रेडिकल, तो ये उसके CH बॉन्ड को तोड़ेगा, क्योंकि इसके पास रेडिकल तो है नहीं। तो कौन से बॉन्ड हैं, CH, तो इसके CH बॉन्ड को, पर ये बोलेगा कि भाई साहब हम तो रिएक्शन करते ही। वो बोलते पूछता कौन है, किसने पूछा आपसे? मैं आया हूं मतलब रिएक्शन, आपसे पूछा किसी ने कि आप रिएक्शन करेंगे या नहीं करेंगे? रेडिकल इज हाईली हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट, अगर बन गया है तो वो रिएक्शन करके ही जाएगा। तो एक तो कहानी है कि इनको किससे इंट्रोड्यूस करवा दो, रेडिकल से, अपने आप सुलटा देगा इनको। दूसरा काम है इनका कंबसन। क्या है, कंबसन। आपके मैं एल्केन्स की बात करूं तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये गैसेज होती है। क्या होती हैं, जिनका इस्तेमाल एलपीजी, सीएनजी इन सब में किया जाता है। जो आप किचन में गैस का इस्तेमाल करते हैं, जो व्हीकल में गैस का इस्तेमाल करते हैं, वो सारी कौन होती है, आपकी एल्केन्स। उससे ऊपर वाली जो एल्केन्स होती हैं वो पेट्रोल होती हैं। पेट्रोल एक एल्केन होता है, क्या होता है? उससे ऊपर वाली एल्केन डीजल होता है। उससे ऊपर वाली एल्केन केरोसिन ऑयल होती है। उससे ऊपर वाली एल्केन वैक्स होती है, जो आप मॉइस्चराइजिंग के तौर पर बॉडी पर इस्तेमाल में लेते हैं। इसका मतलब इनका काम या तो रेडिकल के साथ है या आग लगाने का है, और इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि हाईली अनरिएक्टिव है। कंबसन तो आप किसी का भी कर सकते हो। तो एल्केन्स का जो मेन यूज होता है ना, वो फ्यूल के तौर पर लिया जाता है। किसके तौर पर लिया जाता है? फ्यूल के तौर पर इनको इस्तेमाल में लिया जाता है। ये इनका मेन यूज होता है। तो फिर सर इनकी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, फिर सर खुशियां मनाया जाए, चैप्टर खत्म हो गया है क्या? नहीं, रेडिकल के साथ इनकी रिएक्शन है, और वही ज्यादातर पूछी जाती है। नीट 2025 में भी रेडिकल के साथ इनकी रिएक्शन पूछी गई, मेन रिएक्शन है वो उनकी। हाँ, अभी आप ये नोट कर सकते हैं, एल्केन्स हैज नो फंक्शनल ग्रुप। एल्केन्स हैव आएगा, हैव नो फंक्शनल ग्रुप। पहले यहां तक निपटा दीजिए। एल्केन्स में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। एल्कीन इज ए फंक्शनल ग्रुप, एल्काइन इज ए फंक्शनल ग्रुप, बेंजीन इज ए फंक्शनल ग्रुप, बट एल्केन नो फंक्शनल ग्रुप। तो स्टार्टिंग में जो फंक्शनल ग्रुप आपको याद करने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, वही याद करवाने की कोशिश करते हैं। 15-15 क्वेश्चन करवाते हैं बच्चे को, याद हो जाए। चैप्टर वाइज चलेगा तो अपने आप याद हो जाएगा। बातें सारी होंगी, पर सही समय और सही जगह पर। सुलटा दिया है।
जो रिएक्शंस आप देखोगे वो रहेंगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जो इस चैप्टर की कौन सी रिएक्शंस रहेंगी? मेन रिएक्शन रहेंगी एल्केन्स की। फिर हम देखेंगे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। फिर हमारे सामने आएगा कंबशन रिएक्शन। ये एक एक लाइन की रिएक्शन होने वाली, बाकी कंबशन रिएक्शन। फिर हमारे सामने जो रिएक्शन आएगी दैट विल बी आइसोमराइजेशन रिएक्शन, आइसोमराइजेशन रिएक्शन। नंबर 5 पर जो आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी दैट इज एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन। नंबर 6 पर जो आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी दैट इज रिएक्शन विद स्टीम, रिएक्शन विद स्टीम। और नंबर 7 पर जो रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी दैट विल बी पायरोलाइसिस। बाकी सारी रिएक्शन 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाएंगी। मेन जो रिएक्शन रहेगी दैट विल बी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें जो जो कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल में लेने वाले हैं वो सारे कॉन्सेप्ट हमें ऑलरेडी याद हो चुके हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल आपको समझ में आ गया। नाम कौन आ रहा है? रेडिकल। और रेडिकल क्या क्या करता है वो हम ऑलरेडी जान चुके हैं, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। एक बार आप नोट डाउन कर दीजिए सारे रिएक्शंस। पहले वाले में भी 2025 में इसकी स्टीरियो पर क्वेश्चन आया। किस पर आया? स्टीरियो पर क्वेश्चन। हालांकि वो जेई एडवांस का पीवाईक्यू था, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, उस लेवल पर हम पहले भी डील कर रहे थे। एग्जैक्टली क्वेश्चन भी आपकी नोटबुक में आप चेक कर सकते हैं, जो पिछले साल पढ़े सेम क्वेश्चन आप लोगों की नोटबुक में है, लेकिन उससे फर्क वास्तव में नहीं पड़ता, क्योंकि नहीं समझ में आया तो कहीं से भी हो, कोई मतलब नहीं है। आने के बाद घर पर आकर देख सकते हो, ये भी नोटबुक में था, वो भी नोटबुक में था, वहां बनना चाहिए। और वहां पर इतना प्रेशर होता है कि नहीं याद आता कि नोटबुक का है कि नहीं है। आता होगा तो हो जाएगा, नहीं आता होगा तो नहीं होगा, चाहे कहीं का भी हो। सुलटा दिया सभी? नहीं? पक्का? तो आपको ये यहां पर बहुत सारे रिएक्शंस दिख रही होंगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये वाले सारे रिएक्शन कितने लाइन की हैं? एक एक लाइन। मेन रिएक्शन जो कौन सी है? दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या हम पहली टाइप की रिएक्शंस पर आ सकते हैं? चलिए, तो पहले कैटेगरी की जो रिएक्शंस हैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। या फिर इसको कई बार हम बोल देते हैं फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन। क्या बोल देते हैं? फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, या सिंपली हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स भी आप इसको कहीं ना कहीं सुनाई देंगे। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैटेगरी बता दी है ऑलरेडी। या फिर अगर अपन बात करना चाहें हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, मोर प्रिसाइजली अगर बोले तो फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। ठीक है, चलिए अब सभी के पेन कुछ देर के लिए डाउन होने चाहिए, समझेंगे कि किस प्रकार से ये रिएक्शन करता है, कैसे इनके बीच में रिएक्शंस होती हैं। सभी के पेन डाउन होंगे, सभी यहां पर बोर्ड पर देखेंगे। मान लीजिए आपके सामने एक एल्केन गिवन है। क्या गिवन है? एल्केन। जरा ध्यान से सुनते रहिए। ये हमारे सामने एक एल्केन गिवन है। मैं पहले कुछ जर्नल एग्जांपल ले लेता हूं। ये हमारे सामने एक एल्केन गिवन है, पेन डाउन रहेगा भाई, चीजों को समझने पर ध्यान दीजिए। इसकी रिएक्शन मैंने किसी हैलोजन के साथ करवा दी है, आपको समझ में आ गया होगा। फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन मतलब रिएक्शन विद हैलोजन। क्लियर? तो एल्केन की रिएक्शन किसी हैलोजन के साथ करवा दी है और आपने डायरेक्ट ये रिएक्शन करवाई, डायरेक्ट रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है, सिंपल।
हेलोजन को एल्केन के साथ मिक्स कर दिया है एंड द हेलोजन इज आपका क्लोरीन, तो मैं आपको बता दूं देयर विल बी नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। आप समझते हैं ना इन बातों को? आप दो चैप्टर का नाम जरूर सुने होंगे, वन इज थर्मोडायनेमिक्स, वन इज काइनेटिक्स। थर्मोडायनेमिक्स कहता है क्लोरीन और हेलोजन की रिएक्शन होगी, होगी बोलता है, डेल्टा जी कैसा मिलेगा, नेगेटिव, पर यह नहीं बताएगा किस रेट पर होगी, कैसे होगी। क्लियर? तो नो रिएक्शन का मतलब होता है वेरी 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 स्लो रिएक्शन, मतलब आपने 10 साल तक ऑब्जर्व किया रिएक्शन को और कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो आप क्या डिक्लेयर करके जाओगे, ये दोनों रिएक्ट ही, क्या पता 15 साल बाद कर गए हो। तो नो रिएक्शन का मतलब वास्तव में होता है वेरी स्लो रिएक्शन, इतनी स्लो रिएक्शन कि आप उसका रेट में मेजर नहीं कर सकते। जैसे आप रस्टिंग ऑफ आयरन को देखते हो, क्लियर, नया लोहा खरीद के लाए आप, बिल्कुल ऐसे कंडीशन पर रखा जहां पर रस्टिंग हो सकता है, मॉइस्चर एयर की प्रेजेंस में लेके बैठ गए, 15 दिन तक आप बैठे रहे, कुछ हुआ ही, आप क्या बोलोगे बाहर निकलते हुए, कुछ नहीं होता इसका, लेकिन होगी रिएक्शन, टाइम लगेगा, जितना टाइम आपने दिया उतने में वो रिएक्शन होने वाली नहीं थी, तो उनको हम नो रिएक्शन के तौर पर बोल देते हैं, बहुत ही स्लो रिएक्शन जो होती है। लेकिन हाँ, ये रिएक्शन आपकी होनी शुरू हो जाती है दोस्तों जब आप इस रिएक्शन में क्या डाल देते हैं, हीट, हीट यानी कि हाई टेम्परेचर, या फिर अगर अपन बात करना चाहें, आप इन रिएक्शंस में क्या डाल देते हैं, यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, या फिर आप इस रिएक्शन में क्या डाल देते हैं, एच न्यू, एच न्यू का मतलब फोटॉन्स, तो रिएक्शन आपकी होनी स्टार्ट हो जाएगी। और होगा क्या, वन ऑफ द हाइड्रोजन, वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन विल बी रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। रिएक्शन में कुछ ऐसा होता हुआ आपको दिखाई देगा कि एल्केन का एक एच हटकर वहां पर कौन लग जाएगा, एक्स, और यहां पर क्या बन जाएगा आपके सामने, HCl। ये रिएक्शन आपको होती हुई दिखाई देगी, यानी कि समझो जब भी एल्केन और हेलोजन आमने सामने होगा तो क्या करेगा हेलोजन, एल्केन का एक एच हटाकर क्या लगा देगा वहां पर, एक्स लगा देगा, अगर आपने Cl2 लिया है तो Cl लगा देगा, Br2 लिया है तो Br लगा देगा, इस प्रकार से आपको रिएक्शन होती हुई नजर आएगी। अब ये रिएक्शन हो गई खत्म, अब आपको इस रिएक्शन में कुछ समझ नहीं आया कि कैसे हुआ, बिकॉज इट इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन आपको होती हुई नजर आ जाती है, पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आपकी बहुत सारी एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाएगा, तब आपको समझ में आएगा। अभी तो आपको यह भी नहीं समझ में आ रहा कि यहां पर रिएक्शन क्यों नहीं हुई और यहां पर रिएक्शन आपकी क्यों हो गई है। तो हीट, एच न्यू, लाइट, इन सब ने ऐसा क्या किया कि आपकी रिएक्शन होना शुरू हो गई है, तो वो आपको कौन समझाएगा, मैकेनिज्म, कौन समझाएगा, मैकेनिज्म। आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में हमें मैकेनिज्म की बातें करनी ही पड़ेगी, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आप लोगों के सामने रहने वाली है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? अब आप समझो, एक वर्ड यहां पर लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन, क्या रखा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट। अगर आप गौर से देखोगे तो वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन, क्या बोला, वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, तो हुआ तो सब्स्टिट्यूशन ही है, रिप्लेसमेंट ही हुआ है। पर सर आपने तो इसके आगे एक और वर्ड ऐड कर रखा है, क्या, फ्री रेडिकल, मतलब ये रिएक्शन रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रही होगी। हुआ तो सब्स्टिट्यूशन ही है, पर वाया किसके थ्रू हुआ है, रेडिकल। तो हम समझेंगे कि किस प्रकार से रिएक्शन हुई होगी। एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं जहां पर आपको आर में कंफ्यूजन ना हो। जैसे ये आपके सामने कौन है, मीथेन, इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवानी है, Cl2 के साथ। तो बताइए रिएक्शन कैसे करवाई जाएगी, रिएक्शन विल बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, रिएक्शन विल बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू, रिएक्शन विल बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, और बताइए, यूवी लाइट, कई बार सिंपल सनलाइट लिख देता है, तो इन सब कंडीशन पर रिएक्शन होगी। कैन यू टेल मी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, कैसे होगा? आप बोलोगे सर वन ऑफ द हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, तो यहां से एक हाइड्रोजन आपका रिप्लेस हो गया है, किससे रिप्लेस हो गया है वो, क्लोरीन से, और साथ में कौन बन जाएगा आपके सामने, HCl। तो ये प्रोडक्ट आपके सामने बन गया है, वन ऑफ द हाइड्रोजन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। ये आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्यों है, अब उसी पर हम बातें करेंगे। ये रिएक्शन हुई कैसे, सर यहां से कुछ चमकने वाला नहीं है, इन सब का क्या रोल है, ये भी हमको समझ में नहीं आया है। तो आप मैकेनिज्म पर चलेंगे, और एनसीईआरटी ने इसका मैकेनिज्म फुल डिटेल में डिस्कस किया है, तो हमें भी आना चाहिए। मैकेनिज्म रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है वो,
बीच में जाके। अब ये तो मैं आपको याद करवा देता हूं, 3 बार मैं बोलूंगा, एच हटा दे, सीएल लगा दे, एच हटा दे, सीएल लगा दे। वो बोलेगा एच कौन सा हटाएगा, और किसका एच जल्दी और किसका एच धीरे हटेगा, और कौन सा एच जल्दी हटा तो क्यों हटा, सारे क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देता है, जहां रायता फैलना शुरू हो जाता है। मतलब जो आप आए हुए क्वेश्चंस हैं वो तो कर लेंगे चिल्ला चिल्ला कर, पर आने वाले क्वेश्चंस पर हाथे नहीं लगेंगे। तो आइए समझते हैं इसका मैकेनिज्म। आइए मैं आपको बता देता हूं। आपने पहले ही रेडिकल बना दिया, नाम लिखा है रेडिकल। अब जब भी दुनिया में रेडिकल रिएक्शन करता है ना, रेडिकल अगर जनरेट हो गया है, क्या हो गया है, जनरेट, तो रेडिकल 3 स्टेज में रिएक्शन करता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। पहले आपको रेडिकल बनाना पड़ेगा, जिससे हम चेन इनिशिएशन कहेंगे। अपने आप नहीं मिलते आपको रेडिकल, और अच्छी बात अपने आप नहीं मिलते हैं, क्योंकि रेडिकल हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती हैं, बहुत खतरनाक होती हैं। रेडिकल इनिशिएटर को अवॉइड किया जाता है। पहले रेडिकल आप बनाओगे, फिर वो रेडिकल क्या करेंगे, रिएक्शन। जहां रेडिकल बनेंगे उसे हम चेन इनिशिएशन कहेंगे, जहां रेडिकल आपस में रिएक्शन करेंगे उसे हम चेन प्रोपेगेशन कहेंगे, और जहां रेडिकल खत्म हो जाएंगे उसे हम चेन टर्मिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, चेन टर्मिनेशन। अब आप सोचोगे सर आप ऐसे भी तो बोल सकते थे, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन, पर आपने तो हर जगह एक वर्ड आगे लगा दिया है, चेन। आपको समझाएंगे इन सभी का मतलब। आइए रिएक्शन के मैकेनिज्म पर आते हैं। सभी के पेन डाउन होने चाहिए। मैकेनिज्म, पहली स्टेज आपके सामने आएगी चेन इनिशिएशन। लिखेंगे नहीं, समझेंगे, चेन इनिशिएशन, या आप इनिशिएशन वर्ड पर ध्यान दे सकते हो। चेन इनिशिएशन में आप रेडिकल जनरेट करेंगे, आप रेडिकल जनरेट करेंगे। आइए, और रेडिकल जनरेट आप कहां से करेंगे, Cl2 से। ये हमारे सामने क्लोरीन है। आप जानते हैं जब क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है दोस्तों, तो कितने लोन पेयर रखता है, 3 लोन पेयर रखता है। अब मुझे इससे बनाना है रेडिकल। रेडिकल बनाने के लिए मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना, अपने आप तो बनेगा नहीं दोस्तों, आप सब जानते हो। अब आप सोचिए, दोनों एटम्स के बीच में ईएन डिफरेंस क्या है, 0। और जब एटम्स के बीच में ईएन डिफरेंस 0, तो बॉन्ड होमोलेटिकली टूटता है। बॉन्ड फिजन में बातें समझाई हुई है, लेकिन बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी तो देनी ही, ऐसे तो रिएक्शन होगी ही। तो ये देखो, जब आपने कोई एनर्जी नहीं दी तो Cl2 का बॉन्ड ही नहीं टूटा, और बॉन्ड नहीं टूटा तो रेडिकल नहीं बनेंगे, और रेडिकल नहीं बना तो फिर एल्केन रिएक्शन कैसे करेगा, क्योंकि रेडिकल ही तो उसको सुलटाने वाला था। तो आपको किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि बॉन्ड तोड़ने में काम आ जाए। तो इधर अगर अपन ध्यान दें तो हमें किसी ना किसी फॉर्म में यहां पर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। आप वो एनर्जी किसकी फॉर्म में सप्लाई करते हो, हीट यानी कि हाई टेम्परेचर, या फिर किसकी फॉर्म में आप सप्लाई कर सकते हो, आप बताइए, यूवी यानी कि लाइट की फॉर्म में, या फिर अगर अपन बात करना चाहें तो आप किसकी फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, फोटोन यानी कि एच। इन सभी फॉर्म में इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आप एनर्जी दे सकते हो, और बॉन्ड आपका होमोलेटिकली टूट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां। बताइए क्या जनरेट हो जाएंगे आपके सामने, Cl रेडिकल। जहां पर आपके रेडिकल बनते हैं उसे हम चेन इनिशिएशन कहते हैं। रिएक्टेंट साइड कोई रेडिकल नहीं, प्रोडक्ट साइड रेडिकल। बनती चीज क्या होती है, प्रोडक्ट। तो जहां रेडिकल बनते हैं उसे चेन इनिशिएशन, मतलब आपका रेडिकल प्रोडक्ट साइड मिलेगा, रिएक्टेंट साइड नहीं मिलेगा। अब आपने रेडिकल बना लिया है विच इज हाईली हाईली रिएक्टिव। अब ये रेडिकल क्या करेगा, रिएक्शन। अगला हमारे सामने रहेगा चेन प्रोपेगेशन। सभी ध्यान से सुनते रहेंगे, वापस से मैं सब चीजों में वापस क्लियरिटी लाऊंगा मैं। चेन प्रोपेगेशन, चेन प्रोपेगेशन के अंदर आपका बना हुआ रेडिकल क्या करेगा, रिएक्शन। आप बताइए आपका अगला रिएक्टेंट कौन है, एल्केन, सही बात है कि नहीं है। तो ये हमारे सामने कौन है, मीथेन। इस प्रकार से ये हमारे सामने दिया गया है मीथेन। रिएक्शन करने के लिए कौन आया है, Cl रेडिकल। दोस्तों अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही बता देंगे क्या करेगा। रेडिकल यहां पर आ गया है, रेडिकल रेडिकल के सामने आए तो बॉन्ड बना लेता है, रेडिकल मॉलिक्यूल के सामने आए तो बॉन्ड्स को होमोलेटिकली तोड़ देता है। बताइए ये Cl रेडिकल क्या करेगा, CH बॉन्ड के साथ। और आप बताइए रेडिकल जब भी रिएक्शन करता है तो बॉन्ड को कैसे तोड़ता है, होमोलेटिकली या हीट्रोलेटिकली, आपको पहले मालूम है। CH बॉन्ड को क्या करेगा, होमोलेटिकली तोड़ेगा।
एक इलेक्ट्रॉन बोलेगा तू लेकर आ, एक इलेक्ट्रॉन मैं लेकर आता हूं। एक पॉसिबिलिटी ये है किसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, H और Cl के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। अगर H और Cl के बीच में बॉन्ड बना तो बताइए इसको इलेक्ट्रॉन इसका वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, साथ में कौन जनरेट हो जाएगा, मिथाइल रेडिकल। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था ना कि बॉन्ड किसके बीच में बन जाता, कार्बन और क्लोरीन के बीच में। अगर कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन जाता तो क्या जनरेट हो जाता, H रेडिकल। आप बताइए, आपके पास दो पॉसिबिलिटी थी, आप कौन से वाले से जाना चाहेंगे, पहले वाले से या दूसरे वाले से। मैंने बोला था CH बॉन्ड को तोड़कर H रेडिकल ना बनाए, मतलब हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे। अब आप पहले जानते हैं क्यों, क्योंकि आप रेडिकल के बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने पहले रेडिकल इंट्रोड्यूस किया आपसे। आपने जैसे ही CH बॉन्ड को तोड़ा तो यहां पर HCl बन गया, कौन बन गया है, मिथाइल रेडिकल। मैंने बोला था कि एक पागल कुत्ता दूसरे को काट ले तो वो भी क्या हो जाता है, पागल। अब देखिए जब रेडिकल ने इसके साथ रिएक्शन किया तो ये रेडिकल तो क्या हो गया, खत्म, लेकिन एक नया रेडिकल बना दिया। जब आपके रिएक्शन में, ध्यान से सुनिए, जब आपके रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड भी क्या हो और प्रोडक्ट साइड भी क्या हो, दैट विल बी चेन प्रोपगेशन। मतलब रेडिकल रिएक्शन कर रहा होगा वहां पर, और जब रेडिकल रिएक्शन करता है तो एक नया रेडिकल जनरेट कर देता है, Cl रेडिकल कंज्यूम हो गया और नया मिथाइल रेडिकल बनकर आ गया है। अब आप अच्छे से जानते हैं मिथाइल रेडिकल, रेडिकल का नेचर तो वैसा ही है। वापिस से दूसरा रिएक्टेंट कौन है, Cl2। कौन है, Cl2, वापिस से टकराएगा। आप बताइए रेडिकल बॉन्ड को कैसे तोड़ेगा, होमोलैटिकली। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड टूटेगा, क्लोरीन और क्लोरीन का, बोलेगा बॉन्ड टूटेगा और होमोलैटिकली टूटेगा, दोनों में से कोई भी बॉन्ड, क्योंकि दोनों क्या है, सेम। तो बताइए कौन जुड़ जाएगा यहां पर, CH3NCl, और कौन जनरेट हो जाएगा, Cl रेडिकल। एक रेडिकल कंज्यूम किया, नया रेडिकल आपने बना दिया, रिएक्टेंट साइड भी रेडिकल, प्रोडक्ट साइड भी रेडिकल, मतलब चेन प्रोपगेशन। रिएक्टेंट साइड नो रेडिकल, प्रोडक्ट साइड रेडिकल, मतलब चेन इनिशिएशन। अब आपको मैं समझाता हूं चेन क्यों बन गई है। रेडिकल बिल्कुल पागल कुत्ते की तरह है। मान लीजिए शहर में एक पागल कुत्ता छोड़ दिया जाए, बहुत सारों को पागल कर सकता है वो। उसने एक को काटा, वो पागल हुआ, फिर अब कितने हो गए, दो, वो दो आगे किसी को काटेंगे, एक एक को, चार, फिर आगे काटेंगे, ऐसे नंबर बढ़ता ही जाएगा। जैसे आपको कोरोना काल में बात सुनने को मिली होगी कि कोरोना की चेन ब्रेक कीजिए, कोविड की क्या कीजिए, चेन ब्रेक। मान लीजिए एक कोविड पॉजिटिव है, वो 10 लोगों के संपर्क में आया, कितनों को निपटा दिया, वो 10 आगे 10 के संपर्क में आएंगे, कितनों को निपटा दिया, ऐसे बढ़ते ही चले। 10 को 10 और संपर्क में आया तो कह राक्षस 100। कैसे पढ़ाते हैं लोग तुमको फिजिक्स एंड फिजिकल, कुछ भी बोलते रहते हो। यानी कि एक चेन शुरू हो गई है, अब ये मामला बढ़ता ही। आइए किस प्रकार से बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। देखो चेन का मतलब समझिए, यहां पर समझाता हूं। आपने स्टार्टिंग में Cl2 रेडिकल से क्या जनरेट किया, Cl रेडिकल। Cl रेडिकल आपका किसके साथ टकराया, एल्केन के साथ, क्या बना दिया, मिथाइल रेडिकल। मिथाइल रेडिकल किससे टकराया और क्या बना दिया, फिर ये Cl रेडिकल किससे टकराएगा, मीथेन से, क्या बना देगा, फिर ये मिथाइल किससे टकराएगा, फिर क्या बना देगा, फिर ये Cl रेडिकल किससे टकराएगा और क्या बना देगा, फिर ये किससे टकराएगा और क्या बना देगा। मतलब देखो यहां पर आपने क्या किया था, कंज्यूम, और यहां पर क्या हो गया है, जनरेट। तो ये रिएक्शन अब चलती ही, इसलिए इनको चेन रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन। जहां पर आपका रिएक्टेंट वापस से रीजनरेट हो जा रहा हो कुछ स्टेप के बाद, तो ऐसे रिएक्शंस को हम चेन रिएक्शंस कहते हैं। ये रिएक्शन अब चलती ही जाएंगी। क्लियर। चेन प्रोपेगेशन स्टेप आपका प्रोडक्टिव स्टेप होता है। क्या होता है, प्रोडक्टिव स्टेप। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि बताइए कौन सा स्टेप प्रोडक्टिव स्टेप होगा। अब आप देखिए, अगर चेन प्रोपेगेशन के दोनों स्टेप्स को ऐड कर दिया जाए, ये चेन प्रोपेगेशन का स्टेप नंबर 1 है दोस्तों, ये चेन प्रोपेगेशन का स्टेप नंबर 2 है दोस्तों, दोनों को ऐड करो। इधर देखो, इधर मिथाइल रेडिकल रिएक्टेंट साइड, उधर मिथाइल रेडिकल कैंसिल आउट हो गया। इधर Cl रेडिकल देखो गौर से, किधर है आपका, प्रोडक्ट साइड, और इधर रिएक्टेंट साइड। तो ऊपर से बताओ रिएक्टेंट साइड से कौन आएगा, मीथेन प्लस Cl2। उधर बताइए कौन आएगा आपका, ऊपर से HCl, और नीचे से कौन आएगा, CH3Cl। दोस्तों वापिस चलिए, जो आपकी रिएक्शन का प्रोडक्ट है, ये आपकी क्या थी, केमिकल रिएक्शन,
और ये क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। ये कौन से स्टेज में बना है बताइए, चेन इनिशिएशन में प्रोडक्ट बना क्या, नो। कहां बन रहा है, चेन प्रोपेगेशन। तो कोई भी दुनिया की रेडिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इट विल बी ऑलवेज डिसाइडेड बाय द चेन प्रोपेगेशन। ये जबरदस्त पॉइंट है, क्योंकि रिएक्शन ओवरऑल हो कहां पर रही है, रिएक्शन हो तो प्रोपेगेशन स्टेप में रही है। अगर आप इस रिएक्शन के दोनों स्टेप्स को ऐड करने पर देखो, तो आपके रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट तो यही मिल रहा है ना। तो दुनिया की कोई भी रेडिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इट विल बी डिसाइडेड बाय चेन प्रोपेगेशन स्टेप। मतलब वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, विल बी डिसाइडेड बाय चेन प्रोपेगेशन स्टेप। क्लियर। इसका मतलब सर अगर अपन बात करना चाहें तो ये आपने इतने सारे स्टेप लिखे हैं, चेन प्रोपेगेशन रिएक्शन को डिसाइड करेगा, मतलब इन्हीं में से कोई ना कोई आरडीएस होगा। रिएक्शन जहां हो रही होगी वहीं पर तो रेट की बातें होंगी। तो इन दोनों में से कोई ना कोई स्टेप क्या होगा, आरडीएस। और आप खुद सोचिए, इस रेडिकल ने सीएच बॉन्ड को तोड़ने के लिए मजबूर कर लिया है, जो कभी रिएक्शन ही नहीं करता था। तो दिस स्टेप इज गोइंग टू बी द आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आपको याद होना चाहिए कि फ्री रेडिकल रिएक्शन का आपका जो आरडीएस होता है वो चेन प्रोपेगेशन का पहला स्टेप होता है। आप बताइए आरडीएस में क्या बना है आपके सामने, रेडिकल। क्या बना है, ये रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, ये रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। मैं आपको समझा सकता हूं, बहुत ही लॉजिकल। आप देखिए आपके रेडिकल ने कौन सा बॉन्ड तोड़ा है, सीएच। कौन सा बॉन्ड तोड़ा है, ध्यान से सुनिए, काइनेटिक्स आप पढ़ चुके हैं, ये बातें बार बार रिएक्शन में दोहराई जाएंगी। आरडीएस में जो भी बॉन्ड टूटेंगे, क्या बोला, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। आप बताइए यहां पर कौन सा बॉन्ड टूटा है, कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा है कि नहीं टूटा है। अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी, अगर ये बॉन्ड वीक होगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। और दोस्तों आप यहां से रिलेट कर सकते हो, अगर आपने ये बॉन्ड तोड़ा है तो क्या बना है, मिथाइल रेडिकल। ये रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, इसका मतलब ये बॉन्ड उतना ही वीक होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। मोर स्टेबल रेडिकल, लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब वीक बॉन्ड। मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्लियर। तो यहां पर ये बॉन्ड की वजह से आप बता सकते हो। मतलब कहना क्या चाहते हो सर, मैं ये कहना चाहता हूं मीथेन की बजाय अगर इथेन होता, कौन होता, तो आप बताओ मिथाइल रेडिकल की बजाय कौन सा रेडिकल बनता, इथाइल रेडिकल। विच रेडिकल इज मोर स्टेबल, इथाइल रेडिकल। तो बताइए विच विल रिएक्ट फास्टर, मिथेन और इथेन, इथेन रिएक्शन फास्ट करता। तो ऐसा ही तो पूछता है, विच विल रिएक्ट फास्टर विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO। नहीं पता चलता बच्चे को, क्योंकि बच्चे ने तो रटा हुआ है, H हटा दे Cl लगा दे, H हटा दे, मौका ही नहीं दे रहा, पूछ ही नहीं रहा है वो जो आप पढ़ कर आए हो। तो आरडीएस को थोड़ा सा ध्यान से देखो, जो भी बॉन्ड आरडीएस में टूटेंगे उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। यानी कि आरडीएस में आपका क्या बन रहा है, रेडिकल। ये जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, मतलब ये बॉन्ड उतना ही वीक होगा, मतलब ये बॉन्ड उतनी जल्दी टूटेगा, मतलब रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। तो आप रिएक्शन का रेट इस सीएच बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ से या फिर इस रेडिकल की स्टेबिलिटी से, दोनों से लिंक कर सकते हो। आप चाहो तो ऐसा कह सकते हो, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। या आप ये कह सकते हो, वीकर विल बी द सीएच बॉन्ड, फास्ट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेडिकल की स्टेबिलिटी बताने वाले आपको बहुत मिलेंगे, पर बॉन्ड स्ट्रेंथ से रिएक्शन का रेट लिंक कर दे, ये बहुत ही कम लोग मिलेंगे। आपसे इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए आपके सामने रिएक्शन तो हो गई है, सबसे पहले आपने रेडिकल जनरेट कर लिया, रेडिकल ने अपने रिएक्शन कर लिया, चेन इनिशिएशन हो गया, चेन प्रोपेगेशन हो गया। अब एक आता है आपके सामने चेन टर्मिनेशन। क्या आता है, चेन टर्मिनेशन। आप समझ गए होंगे, टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाना। क्लियर। टर्मिनेशन का मतलब रेडिकल के सामने रेडिकल आना, रेडिकल के सामने, समझे नहीं सर हम। अब आप बताइए आपने रिएक्शन में क्या जनरेट किया था, सीएल रेडिकल। तो भाई साहब ऐसा थोड़ी है कि सीएल रेडिकल को दिखाई देता है। इधर देखो आपने क्या जनरेट किया शुरुआत में, सीएल रेडिकल। क्या पता रेडिकल के सामने रेडिकल ही आ जाए, सीएल रेडिकल के सामने सीएल रेडिकल ही आ जाए, एक पागल कुत्ते के सामने
दूसरा भी पागल आ जाए, दोनों भिड़ मरेंगे, एक दूसरे को सुलटा देंगे। क्लियर? पागल कुत्तों को लड़ते हुए देखा है? जब तक मर नहीं जाते तब तक ही लड़ते रहते हैं। तो बताइए दोनों आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड। जहां रेडिकल खत्म हो रहे हो उसे टर्मिनेशन कहते हैं। मतलब रिएक्टेंट साइड तो रेडिकल होगा पर प्रोडक्ट साइड नहीं होगा। टर्मिनेशन को पहचानने का तरीका। तो सर ऐसा जरूरी थोड़ी है जो जो रेडिकल बने हैं वो भी एक दूसरे के सामने आ सकते हैं। कौन बना था बताओ? सीएल रेडिकल। सीएल के सामने सीएल आ जाए, सही बात है। फिर सर कौन बना बताओ? मिथाइल। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सर मिथाइल रेडिकल के सामने मिथाइल रेडिकल आ जाए। आप बताओ क्या बनेगा? रेडिकल के सामने रेडिकल क्या होगा? बताइए, डाइमराइजेशन। अब आप जानते हैं इस बात को, घटने की जरूरत नहीं है। तो बताइए आपके सामने क्या बन जाएगा? इथेन। तो कई बार ये भी पूछ लेता है इस रिएक्शन का साइड प्रोडक्ट कौन कौन हो सकता है? इथेन बन जाता है टर्मिनेशन में जाके, हवा नहीं लगने देगा एग्जामिनर। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि CH3 रेडिकल के सामने कौन आ जाए? Cl रेडिकल। अब आप जानते हैं दोस्तों, रेडिकल के सामने रेडिकल आ जाए तो दोनों आपस में भीड़ मरते हैं और ये बन जाएगा, दिस इज टर्मिनेशन। मतलब रिएक्टेंट साइड तो रेडिकल है पर प्रोडक्ट साइड रेडिकल नहीं है। एक बात बताऊं, ये वाला स्टेप आपका ऑलवेज एक्सोथर्मिक। क्या बोला? ऑलवेज एक्सोथर्मिक। क्योंकि आपको बॉन्ड तो तोड़ना ही नहीं पड़ रहा भाई। आपको एनर्जी कब देनी पड़ेगी? जब बॉन्ड, यहां तो बॉन्ड केवल बन रहे हैं। इस पर्टिकुलर स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी 0 होती है और इसी चक्कर में धरे गए थे बहुत सारे लोग नीट 2022 या 23 के पेपर में, जहां काइनेटिक्स से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ गया। ए रिएक्शन कैन हैव 0 एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्शन नॉट स्टेप। तो जब कम नॉलेज होती है तो लोग छीले अपने मन से मतलब निकाल लेते हैं। इस रिएक्शन में दिखाऊंगा मैं आपको, लोग अपने मन से, आप देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। बहुत सारे टीचर्स को बढ़िया तरीके से माहौल माहौल में कॉन्सेप्ट पीछे भूल जाते हैं। अब क्या बोलते हैं देखो, ये देखो, ये यहां पर आप इसको चेन रिएक्शन कैसे समझाते हैं? चेन रिएक्शन ऐसे समझाते हैं कि एक बार रेडिकल शुरू हो गया अब रिएक्शन चलती ही जाएगी, चेन बन जाएगी, चेन बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार रेडिकल इनिशिएट कर दिया उसके बाद रिएक्शन चलती ही ऐसे जब तक चलेगी जब तक आपके रिएक्टेंट खत्म। कद्दू रिएक्शन बीच में रुक जाएगी। रिएक्शन बीच में, आपने एक बार रेडिकल इनिशिएट कर दिया इसका मतलब यह नहीं कि रिएक्शन अब चलती ही, ये बेवकूफी का आखिरी चरण होता है। क्यों नहीं होगी? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। आपने क्या जनरेट कर दिया? सीएल। और वो सीएल रेडिकल से भिड़ गया तो आपका रेडिकल तो टर्मिनेट हो गया ना। ये कहा, रेडिकल को थोड़ी पता है कि 3 स्टेप प्रोसेस में करने, पहले मैं जनरेट हूंगा, फिर मैं प्रोपगेशन करूंगा और फिर मैं टर्मिनेशन। रेडिकल तो एक प्रोपगेशन चलता ना, बीच में आप देख रहे हैं रेडिकल को टर्मिनेशन के लिए, ए वापिस आ जा, तू क्या कर रहा है? तुझे प्रोपगेशन करना था भाई, तू टर्मिनेशन के लिए निकल गया है। तो कई बार ऐसे कहते हुए मिलेंगे, एक बार इनिशिएट कर दीजिए फिर दनादन 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 चलती ही। हंसो मत, ये क्वेश्चन है एग्जाम का। इफ chain if radical reactions are initiated once it will keep repeating all the time. True or wrong? Wrong. क्यों? क्योंकि प्रोपेगेशन से पहले अगर तो रेडिकल खत्म, आगे रिएक्शन कैसे? तो रिएक्शन को बीच बीच में ट्रिगर करना पड़ता है। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि माहौल के चक्कर में कई बार हम कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, ये वाला स्टेप ऑलवेज एंडो होगा। कैसा होगा? ऑलवेज एंडोथर्मिक। कैसे? क्योंकि बॉन्ड तोड़ रहे हैं ना सर। जिसमें केवल बॉन्ड टूट रहा हो एनर्जी देनी ही, और जहां केवल बॉन्ड बन रहा हो तो एनर्जी रिलीज ही। इसके बारे में डेटा बताएगा। क्यों? क्योंकि इसमें CH बॉन्ड टूटा भी है और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड तो टूटने में ज्यादा लगी या बनने में ज्यादा रिलीज हुई। सो इट विल बी डेटा बेस। बाकी उन दोनों के बारे में तो हम कमेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? जल्दी सुलटाएंगे, आगे बढ़ो। कॉपी करने वाले क्या करते हैं, उसमें से फनी चीज निकाल देते हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि इस बात का मतलब क्या है। और एग्जामिनर ऐसे उधेड़ रहा है। बहुत मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं ऑर्गेनिक में, तो बस उसको सारे लेक्चर भेज दो अच्छे अच्छे टीचर्स के, फिर वो अपने आप निपटा देगा कि अच्छा तुझे ही नहीं आता है, तेरा बच्चा तो क्या ही करेगा।
आने के बाद चीजें क्लियर होती है। ऐसा करता था एम्स, अपने आंसर ही नहीं देता था। तो मास्टर एम्स के क्वेश्चंस करवा रहा है, आंसर अपने मन से दे रहा है। एक मास्टर एक दे रहा है, दूसरा मास्टर दूसरा दे रहा है। वही क्वेश्चन एम्स हर साल पूछता रहे तो भी सबका सिलेक्शन ना हो। रेडिकल रिएक्शन कितनी स्टेज में चलती हैं? 3 स्टेज। नंबर 1 चेन initiation, where you have to generate the radical. How will you identify the chain initiation step? Product side radical, reactant side no radical. Next is chain propagation, where radical will be reacting. Propagation में reactant side भी और पर दोनों साइड रेडिकल अलग अलग, दोनों अलग अलग होंगे। सुलटा दिया सभी ने ये वाला। अब क्लियर हुआ ना कि यहां रिएक्शन क्यों नहीं हुई? चेन इनिशिएशन ही नहीं होगी तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी, रटना ही नहीं पड़ेगा भाई, लॉजिकली चलोगे तो चीजों को। टेस्ट पेपर ठीक ठाक है आप लोगों का? उसमें शायद एक करेक्शन है, शायद, मैंने देखा नहीं, जब तक मैं कंफर्म नहीं करता। बाकी क्वेश्चंस आपके लिए इस बार मिक्स था, मॉड्यूल के भी थे, नए भी थे, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं मॉड्यूल सॉल्व नहीं करते। तो रिएक्शन वाले पार्ट में तो मॉड्यूल से भर भर के दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की तो कोई मतलब। जिन्होंने मॉड्यूल सॉल्व किया था ना, भले ही नया क्वेश्चन था पर फिर भी उन्होंने किया है, और जिन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, 3 बार नोट्स पढ़कर गए, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपसे थ्योरी नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्योरी में हम एक्सपर्ट हैं। केमिस्ट्री में कितने लोगों को थ्योरी 30 नंबर की होती है ना, केमिस्ट्री पेपर में, वहां पर बोर्ड में, सीबीएसई में 30 नंबर्स। अब प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है, तो प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके प्रैक्टिकल में 25 या उससे कम है? एक बच्चा है। क्यों? मास्टर से बिगाड़ ली थी तूने? हाँ, यही कारण हो सकता है। बाकी तो प्रैक्टिकल में तो नंबर किसी कटते ही, मतलब मास्टर 29 दे दे तो भाई साहब पेरेंट्स पहुंच जाते हैं। 1 नंबर कैसे काटा? फीस टाइम पे दी थी हमने। मेन पॉइंट तो क्या है? फीस ही है, टाइम पर दी थी। बच्चा रोज गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोल रहा था आपको, और क्या चाहिए बताइए आपको? आप समझो प्रैक्टिकल में कितने हैं? 30। और थ्योरी में भाई साहब पास नहीं होता बच्चा। कितनी बड़ी विडंबना है। मतलब आपसे बोला जाए कि आप बाइक कैसे चलाएंगे लिख दीजिए, तो आप 3 पेज लिख देते हैं, और फिर बोला कि ये बाइक चला के दिखाओ, चला नहीं पाएंगे हम। लिख देंगे कैसे चलती है। तो मतलब थ्योरी का उल्टा ही तो क्या होता है? प्रैक्टिकल्स। जो आप केमिकल रिएक्शन करवाते हैं वही तो जाके लैब में करनी होती है। तो आपने लैब में रिएक्शन कर दी पर पेपर पे नहीं लिख पा रहे उसको। और जैसे आप कॉलेज में जाओगे ना, उल्टा हो जाएगा। थ्योरी में ज्यादा और प्रैक्टिकल में रीअपियर। रीअपियर पास ही नहीं होने देता प्रोफेसर, क्योंकि थ्योरी में तो आप लिख सकते हो जो भी आया हल्का फुल्का इधर से, वहां प्रोफेसर बैठा होता है, रिजल्ट ही नहीं आता है। जो कलर आप ऐसे लिख देते हो ना, इट विल अपीयर इन 5 मिनट्स, जैसे लुकस टेस्ट 10 to 5 2 डिग्री अल्कोहल, नहीं आता है कलर। प्रैक्टिकल मुश्किल होते हैं, थ्योरी आसान होती है। सुलटा दिया है। ऑलवेज एंडोथर्मिक का मतलब समझ में आया? इसका इसका डिपेंड करता है, डेटाबेस है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वाला, ऑलवेज एक्सोथर्मिक समझ में आया?
टाइम हो गया क्या? ब्रेक खत्म हो गया? मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, बताया नहीं तुम लोगों ने। कौन? मोहित वर्मा सर है ना? आई विल रिक्वेस्ट, आप अपने पराठे पोहे जो लाए हैं वो पूरे खाएं।